मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए पहले हम लोग डाइपोल का एक बेसिक्स बात है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहां पर एक चार्ज है -q और यहां पर दूसरा चार्ज है, ये है +q, और इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं, दोनों का नेचर ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, और इनके बीच एक स्मॉल डिस्टेंस है। इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। ये जो चार्ज q है इसे पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है, और इन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इसे डाइपोल लेंथ कहा जाता है। पोल स्ट्रेंथ को डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक फिजिकल क्वांटिटी बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसे P से लिखा जाता है। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में फंडामेंटल बातें हो गई। अब इस डाइपोल से संबंधित दो मेन लाइन होते हैं। एक ये वाला लाइन है जो डाइपोल के पोल से होकर गुजरता है। वो लाइन जो डाइपोल के पोल से होकर गुजरे, इस लाइन को कहा जाता है एक्सियल लाइन। और एक दूसरा लाइन है जो डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। तो डाइपोल से संबंधित दो लाइन होगा, एक एक्सियल लाइन कहलाएगा और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं तो इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, और अगर यहाँ पर मालूम करेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो हम लोगों को दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, एक्सियल लाइन पर भी मालूम करना है और इक्वेटोरियल लाइन पर भी मालूम करना है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल से। डायग्राम में दर्शाया गया है AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डाइपोल का डाइपोल लेंथ 2l, पोल स्ट्रेंथ Q और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। O इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। P एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है। हम लोग पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ डाइपोल लेंथ 2l, पोल स्ट्रेंथ Q and electric dipole moment P. O is the midpoint of this dipole. P is a point at the distance R from O on axial line of dipole. We want to determine resultant electric field at P. Point P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज +q के कारण भी होगा और चार्ज -q के कारण भी होगा। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज +q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और चार्ज -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। किसी भी जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना हो तो उस प्लेस पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो यहां पर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब आप देखेंगे B पर एक चार्ज +q रखा हुआ है और P पर +1 कूलम का चार्ज है। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है। नतीजा ये +q चार्ज +1 कूलम के चार्ज को राइट साइड में रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड में होगा। और मान लिया जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E1। अब -q के कारण देख लेते हैं। तो -q के कारण ये चार्ज -q है और ये +1 है। नेगेटिव और पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो -q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो +q के कारण राइट साइड में है और -q के कारण लेफ्ट साइड में है। चूंकि +q चार्ज करीब में है इसलिए E1 का वैल्यू E2 से ज्यादा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा
वो राइट साइड में हो जाएगा और मान लिया जाए कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम बना लिया और देख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग जानना चाहेंगे कि E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप E1 के लिए देखेंगे सोर्स चार्ज प्लस Q है और पॉइंट P का डिस्टेंस चार्ज Q से R माइनस L होगा। क्यों देखेंगे, O से B तक का डिस्टेंस है L, O से B तक L है और O से P तक R है। तो आपको R1 जो कि B से P तक है यह R माइनस L हो जाएगा। तो E1 का सोर्स चार्ज प्लस Q और E1 का डिस्टेंस है R माइनस L। जबकि E2 की बात करें तो सोर्स चार्ज है माइनस Q और डिस्टेंस की बात करेंगे आप तो A से O तक का डिस्टेंस L होगा और O से P तक का डिस्टेंस R है। तो A से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा R2 और ये R प्लस L है। तो E2 का सोर्स चार्ज माइनस Q और डिस्टेंस हो जाएगा R2 प्लस L, R प्लस L हो जाएगा। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहां पर कि Q सोर्स चार्ज है और R डिस्टेंस है। तो यहां पर E1 इसका सोर्स चार्ज प्लस Q है और डिस्टेंस R माइनस L है। तो E1 का वैल्यू अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर E2 का वैल्यू आप लिखना चाहेंगे तो E2 का वैल्यू हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका सोर्स चार्ज भी Q है लेकिन डिस्टेंस R माइनस L है, तो ये R प्लस L है, तो ये R प्लस L हो जाएगा। तो E1 और E2 का वैल्यू क्या होगा आपने देख लिया है। आइए अब हम लोग कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लस Q के कारण भी होगा और चार्ज माइनस Q के कारण भी होगा और इन दोनों के नेट इफेक्ट को कहा जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेटमेंट में हम लोगों ने लिख दिया है E1 electric field at P due to charge plus Q, E2 electric field at P due to charge minus Q, P है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल AB और E है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको पढ़ाया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में चार तरह से रह सकते हैं। एक हुआ सेम डायरेक्शन, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन, तीसरा है इंक्लाइंड और चौथा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अभी जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 राइट साइड में है और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब ये हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 है और जब 180 का एंगल बनता हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है E1 माइनस E2। अब E1 का एक्सप्रेशन लिखिए, यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर और E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर। E1 का सोर्स चार्ज Q1 है जो कि Q के बराबर है और E2 का सोर्स चार्ज Q2 है जो कि Q के बराबर है, लेकिन R1 जो है वो R माइनस L है और R2 जो है वो R प्लस L है। तो R1 के बदले में R माइनस L का होल स्क्वायर पुट किया और R2 के बदले में R प्लस L का होल स्क्वायर पुट कर दिया। अब आप देखेंगे दोनों एक्सप्रेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी है और Q इसमें भी है और इसमें भी है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसे सॉल्व करना ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कहलाता है। इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको R माइनस L और R प्लस L का एलसीएम लेना होगा। तो ये R माइनस L का होल स्क्वायर और ये R प्लस L का होल स्क्वायर ये एलसीएम हो जाएगा। R माइनस L का होल स्क्वायर इस R माइनस L के होल स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो 1 से आप इनटू करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। उसी तरह से R प्लस L का होल स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, बच जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। 1 से इनटू करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो ऊपर में आप देखेंगे न्यूमरेटर में ये a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसे एक्सपैंड कर दें। ये आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से सुन लें, इसको एक्सपैंड करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर, जबकि इसको एक्सपैंड करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग बाद में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन से में ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये एक्सप्रेशन बाहर आएगा, तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2rl और माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में r माइनस एल होल स्क्वायर और ये r प्लस एल होल स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर पॉजिटिव में और यहाँ आर स्क्वायर निगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। एल स्क्वायर पॉजिटिव में है और ये एल स्क्वायर निगेटिव में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2rl मिल करके बच जाएगा 4rl और ये r माइनस एल और r प्लस एल मिलकर के हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग 4rl को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, इसे लिख सकते हैं 2r इंटू 2l, क्योंकि 2r इंटू 2l आपको मिलेगा 4rl। ये जो 2l मैंने लिखा है इस q को मैं q को 2l के साथ कर देता हूं, तो यहां से q हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, 2r है और q चला जाएगा 2l के साथ, q इंटू 2l। हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि q इंटू 2l हम लोग जानते हैं कि ये डाइपोल मोमेंट होता है, तो q इंटू 2l के बदले में हम लोग पुट कर देंगे p, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल बड़ा डाइपोल है, अगर डाइपोल छोटा हो तो उसे टाइनी डाइपोल या स्मॉल डाइपोल कहा जाता है, और टाइनी डाइपोल के केस में एल का मान आर की तुलना में नगण्य होता है, मतलब एल का वैल्यू आर के कंपैरिजन में 0 लेंगे। तो आइए अगर एल का वैल्यू आर के कंपैरिजन में 0 लेंगे तब क्या मिलता है वो देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2rp, आर स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर है तो ये r का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ एक r और ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब हो जाएगा। ये टाइनी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बड़े डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और टाइनी डाइपोल के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल ये दो ही बात पर डिपेंड करता है, एक डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करता है और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो कंक्लूजन में आप देख लें, लिखा हुआ है वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइनी डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल डिपेंड्स ऑन, पहला है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, और किस तरह से डिपेंड करता है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, मतलब जिस रेशियो में डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में आपको E भी इंक्रीज करेगा अगर R कांस्टेंट हो तो। इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है E1 by E2 is equal to P1 by P2। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है at P ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P1। E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड at P ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P2। तो E1 by E2 का रेशियो आ जाएगा P1 by P2। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए डाइपोल मोमेंट को x एक्सिस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस पर लेते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिल गया। दूसरा हम लोग ग्राफ बनाएंगे E एंड R के बीच का, तो हम लोग को पता है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है, मतलब R को इंक्रीज करने से E का वैल्यू डिक्रीज करेगा अगर P कांस्टेंट हो तो। इसे आप लिख सकते हैं E1 by E2 is equal to R2 by R1। ये इनवर्स का ग्राफ है, अगर आप R को x एक्सिस पर लेते हैं और E को y एक्सिस पर तो ये इनवर्स आएगा, और इनवर्स का ग्राफ हाइपरबोलिक होता है तो ये हाइपरबोलिक आएगा इस तरह से। तो ये था ग्राफ के जरिए भी आपने बात को समझ लिया कि क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग दो रिमार्क यहाँ पर सीखेंगे। आइए ये रिमार्क्स क्या है वो जान लें। आपको मैंने बताया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड में है और डाइपोल मोमेंट जो है ये भी राइट साइड में है, मतलब डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है,
ये एक बात हम लोगों ने सीखा है। तो ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक और चीज सीखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, थोड़ा मिस्टेक है यहां पे, ड्यू टू आइसोलेटेड point charge is given as point charge के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 q by r स्क्वायर, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के अगर q कांस्टेंट हो तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है इफ E कांस्टेंट हो तो। लेकिन अगर आप टाइनी डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है 1/4 2p by r क्यूब, यहाँ पर r क्यूब है, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r क्यूब के। मतलब अगर आप r को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो r को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज में भी डिक्रीज करता है और डाइपोल में भी डिक्रीज करता है, लेकिन पॉइंट चार्ज में पावर 2 है और डाइपोल में पावर 3 है, मतलब यहाँ पर रैपिडली इंक्रीज करता है। तो hence as one moves away either from a point charge or from an electric dipole, electric field decreases, but the rate of decrease in electric field due to electric dipole is more rapid. तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तब तक के लिए मुझे इजाजत है, थैंक यू।